नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MCS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम लोग जो विधान परिषद के बारे में हम लोग राज्य विधानमंडल के प्रश्नों को देख रहे थे। आज इसके दूसरी श्रृंखला है ये, जिसमें आज हम लोग विधान परिषद के प्रश्नों के बारे में देखेंगे और कुछ विधानसभा के से रिलेटेड प्रश्न भी होंगे हमारे, यानी राज्य विधानमंडल के कुल प्रश्नों को हम लोग आज भी देखने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ पहला सेगमेंट आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा। आज भी आप लोग कुछ नई चीज़ें जानने को पाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपका नॉलेज भी इम्प्रूव करेगा। आइए दोस्तों, प्रश्नों पे आते हैं अपने। राज्य विधानमंडल का आज का पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है। देखिए प्रश्न और प्रश्न के जवाब आप देते रहें। प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, संसद के समान किसी विधेयक के पारित होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। फिर से ध्यान से आप प्रश्न को एक बार पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, धन विधेयक के संबंध में किसी भी राज्य की विधान परिषद तथा राज्यसभा को समान दर्जा प्रदान किया गया है। और बताना इसमें क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए। पहला कह रहा है, संसद के समान किसी विधेयक यानी संसद के जैसा किसी विधेयक के पारित होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जो कि गलत स्टेटमेंट कह रहा है। क्योंकि संसद में तो समान संसद के समान राज्य विधानमंडल को शक्ति नहीं प्राप्त है कि किसी भी बैठक पर मतलब जो किसी भी कानून पर विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पर विधानसभा में नहीं होता है। केवल ये संसद के पास पावर है दोस्तों। तो संसद से भिन्न पावर ये राज्य विधानमंडल की है कि किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में दोनों की संयुक्त बैठक होने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रावधान किया गया है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो गया है। यानी संसद तो किसी साधारण बहुमत पर कोई कानून सहमति नहीं है तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति महोदय आहूत कर लेते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वो विधान परिषद को आहूत करके संयुक्त बैठक राज्यपाल महोदय करा दें। तो इस नाते स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, धन विधेयक के संबंध में किसी भी राज्य की विधान परिषद तथा राज्यसभा को समान दर्जा प्रदान किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। धन विधेयक के संबंध में जो शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, सेम वही शक्ति विधान परिषद को भी प्राप्त है। तो इस आधार पे स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो इस तरह से आपका पहला स्टेटमेंट केवल गलत हुआ, बाकी सभी सही गए। तो कूट के आधार पे अब देखिए जवाब कौन सा है। यानी पहला कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। जो कि पहले में ये ऑप्शन है तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्यों के विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करना है। किसके संबंध में बात कर, विधान परिषद की बात के बारे में संदर्भ में बात करनी है आपको। चलिए विधान परिषद के बारे में विचार करते हैं। स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। इसमें तो नंबरिंग नहीं की गई है, संभवतः नंबरिंग होनी चाहिए इसकी, 100% नंबरिंग इसकी होनी चाहिए। पहले इसकी नंबरिंग आपको यहाँ नंबर 1 पे होगा और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर होगा। चलिए पहला कह रहा है, विधान परिषद के संदर्भ में के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 2/3 होती है। और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्या विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 2/3 होती है? नहीं भाई, ये तो स्टेटमेंट गलत है। क्या होती है? 1/3 होती है। ठीक है, 1/3 हो सकती है। यानी कि जो किसी भी राज्य की जो विधानसभा की सदस्य संख्या है उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्या? विधान परिषद। ठीक है, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और किसी भी कंडीशन में 40 से कम, है ना, 40 वो 1/3 जो होगा वो 40 से कम नहीं होगा कहीं का भी। ठीक है, जिसमें से एक अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इस समय अभी जो 7 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान जो पहले था वो 2019 में जो है इसको विघटित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब केवल 6 राज्य हैं जहां पर संयुक्त एक तरह से कहिए विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है, यानी विधानसभा विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में रह गई। पहले जम्मू एंड कश्मीर में थी, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के जो है विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये बात आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। और अधिकतम संख्या जो वहाँ पर पहले क्या थी, 36 सदस्य संख्या थी, 36, जो कि 40 के मिनिमम रेशियो से भी कम हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, कहीं अधिकतम किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है। ये विधानसभा के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रहे आपको। यहाँ प्रश्न पूछा है विधान परिषद के बारे में। ठीक है, तो विधानसभा 500 अधिकतम हो सकती है, मिनिमम
60 हो सकती है। लेकिन इसके लिए अपवाद भी हैं, 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा की सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है, जिसमें आपका सिक्किम है, जिसमें आपको 32 सदस्यों की संख्या है आपकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या, मिजोरम है 40 है, गोवा है 40 है, और पुदुचेरी है जहां पर आपकी कुल 32 सदस्यों की संख्या है। सॉरी 36 वहाँ पे थी, यहाँ पर आपको 32 सदस्यों की संख्या आपको मिलेगी। विधान परिषद में 32 सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न आप लोग उसमें देखें नेक्स्ट, और आगे का क्या विधान परिषद के बारे में जो कह रहा है वो विधानसभा का 1/3 होगा, और 1/3 किसी भी कंडीशन में 40 से कम नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में 40 से कम नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर 40 से कम था विधान परिषद के मामले में, और अभी समाप्त हो गया। तो अभी विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, तो विधान परिषद के बारे में आपको ध्यान देना होगा कि विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो कुल टोटल मिला जुला के 4 राज्य रह गए हैं। गोवा है, उत्तर प्रदेश है आपका, बिहार है, देन इसके बाद तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ये 4 राज्य हैं आपके जहां पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है आपकी मतलब राज्य विधानमंडल द्विसदनीय यहाँ पर है। और एक चीज़ और भी दोस्तों, थोड़ा त्रुटि हो गया, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपसे कह दिया कि सिक्किम की जो सदस्य संख्या 32 तो है विधानसभा की, मिजोरम की भी आपकी 40 है, मिजोरम की भी 40 है, और गोवा की भी 40 है, लेकिन जो पुदुचेरी है वहाँ पर 30 है। मैंने अभी स्टेटमेंट में संभवतः 32 बोल दिया है, अगर ऐसा रहा होगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। तो 6 राज्य आपके रहे। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है आपका, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है और महाराष्ट्र है। ये आपके 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद भी है, यानी कि राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है। ठीक है, पहले जम्मू एंड कश्मीर था 2019 में, जिसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो इस आधार पर ये क्या कह रहा है कि सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 होती है राज्य विधान, नहीं ये गलत दे रहा है स्टेटमेंट, यानी पहला गलत हो गया। ठीक, दूसरा कह रहा है विधान परिषद की विद्यमान सदस्य संख्या तय करना राज्यपाल के विवेकाधीन है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका गलत दे रहा है दोस्तों, राज्यपाल के विवेकाधीन नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करना ये विवेक पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, ये संसद निर्धारित करती है आपकी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका है संविधान द्वारा ये जो शक्ति प्राप्त हुई है वो संसद इसको निर्धारित करती है कि मिनिमम क्या होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या थी, 36 थी। ठीक है, ये संसद निर्धारित करती है, तो ये गलत हो गया। तो यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट कोई नहीं सही होगा दोस्तों, तो कोई नहीं, ऑप्शन डी में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल की शक्तियों के लिए सत्य है। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बता रहा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सत्य है। कह रहा है वह अपनी सहमति दे, किसके बारे में कह रहा है, साधारण विधेयक यहाँ पे यूज कर दिया गया है सब, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। साधारण विधेयक के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है यहाँ पर साधारण विधेयक के। ठीक है, कह रहा है वह अपनी सहमति दे या रोक सकता है, ऐसे में विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा, ये आपको कह रहा है। या पहली बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, धन विधेयक के मामले में यह शक्ति नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, तो ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो देखो, धन विधेयक के मामले में यह शक्ति नहीं है, किसके बारे में पूरा स्टेटमेंट फिर से एक बार पे देख लीजिए। वह अपनी सहमति दे या रोक सकता है, यानी दे सकता है यानी या रोक सकता है, ऐसे में धन विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, दे या मतलब या सहमति देगा तो बन जाएगा, रोक देगा तो नहीं बनेगा। या पहली बार धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और धन विधेयक के मामले में यह शक्ति नहीं है। ये क्या स्टेटमेंट कुल मिला के कहानी कह रहा है, ऐसे विधेयक अपनी सहमति दे या रोक सकता है, यानी कि ये कह रहा है दे या रोक सकता है, और ऐसे विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, या अथवा कर दे रहा है यहाँ पे, अथवा या पहली बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, धन विधेयक के मामले, हाँ ये देखिए धन विधेयक के मामले में नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है कोई भी विधेयक होगा एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है, ये कह रहा है यहाँ पे। वह अपनी सहमति दे या रोक सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो धन विधेयक के ब्रैकेट में दे रहा है ना, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, कह रहा है वह अपनी सहमति दे या रोक सकता है, या किसी विधेयक के बारे में कह रहा है, साधारण विधेयक के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है। यहाँ धन विधेयक
ऐसे में धन विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। अगर ये रोक देगा, यहाँ पर बात दोनों स्पष्ट, यहाँ जो प्रश्न दिया है थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया है। यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है साधारण विधेयक, लेकिन कोष्टक में धन विधेयक के बारे में भी बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए, वह अपनी सहमति दे या रोक सकता है, किसके बारे में कह रहा है, साधारण विधेयक की बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल कर सकता है। ऐसे में धन विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। और अगर मान लो साधारण विधेयक के अलावा धन विधेयक है तो रोक देगा, तो कैसे कानून बनेगा, तो ये कहना चाह रहा है धन विधेयक कानून नहीं बनेगा, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में धन विधेयक पारित होता है और राज्यों में बिना राज्यपाल की सहमति से धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर कह रहा है पहली बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हाँ, विधेयक को लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है विचार के लिए। ठीक है, अगर वो वहीं पे मना कर देगा तो फिर विधेयक आएगा ही नहीं। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो एक बात इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, इन दोनों के पास ऐसी शक्ति होती है कि जब केंद्र में लोकसभा और राज्य में आपकी विधानसभा अगर कोई धन विधेयक लेके आती है तो कोई रोकता नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं, ना ही रोकते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल एक तरह से कहिए धन विधेयक के लिए बाध्य होते हैं। अगर ये आया तो उस पर स्वीकृति देना ही पड़ेगा, क्योंकि धन विधेयक लाया जाता है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लाया जाता है। तो जब वो खुद स्वीकृति देंगे तो रोक कैसे सकते हैं? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, मैंने जिक्र जो कर दिया आपसे, ऐसे में धन विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। यहाँ धन विधेयक मैंने कई बार रिपीट कर दिया, धन विधेयक, जबकि यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है ऐसे में विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा, यानी कि साधारण विधेयक की बात कर रहा है। यानी कि अगर रोक देगा, यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं, जो आपने सुना बिल्कुल सही सुना मैंने, लेकिन इसी में मेंशन धन विधेयक कर दिया, धन विधेयक, जो कि इसमें लिखा नहीं है। लेकिन मैंने जो भी बताया सब सही बताया आपको। ठीक है, लेकिन बार बार मैंने कई बार जिक्र कर दिया धन विधेयक का। यहाँ पर अगर धन विधेयक लिखा होता तो हो जाता, तब वो स्टेटमेंट उस परिपेक्ष में सही होता। लेकिन यहाँ पर लिखा ऐसे में विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा, यानी साधारण विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा अगर वो सहमति नहीं देगा। बात समझ गए आप लोग? बिल्कुल। और इसके अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, इससे जो मंत्रिमंडल है वो पहले पूछ लेता है तभी धन विधेयक लेके आता है। तो और जब पूछता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उस पर बिल्कुल रोक नहीं लगाते हैं, जो लेकर के आता है वो तुरंत वो मान लेते हैं, स्वीकृति दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल के अधीन ही राष्ट्रपति हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधीन राष्ट्रपति होते हैं, सारे निर्णय उन्हीं के सलाह मशवरे से ही करते हैं। और उसी तरह से राज्यपाल की भी स्थिति यही होती है कि वो उसके तरह से, मतलब एक तरह से बाध्य होते हैं। चलिए बात आगे करते हैं। यहाँ पर धन विधेयक था तो इस नाते कई बार मेरे जिक्र धन विधेयक का कर दिया। धन विधेयक के मामले में शक्ति नहीं प्राप्त है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर सत्य है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है, देखिए 4 स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दूसरे में। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित नहीं रख सकता है। गलत कह रहा है, ये रख सकता है भाई, नहीं कह रहा है यहाँ पर, बिल्कुल रख सकता है। ठीक है, यदि यह विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने से संबंधित है तो इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल रखना अनिवार्य है भाई, ये नहीं कह रहा है। दोनों जगह नहीं होने के नाते स्टेटमेंट गलत है। अगर ये सही हो जाता, ये नहीं होता, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है राज्यपाल दूसरी बार भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। नहीं, राज्यपाल दूसरी बार पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, के लिए लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता है, क्योंकि राज्यपाल से ही पूछ करके, अभी मैंने आपसे जिक्र किया राज्यपाल से पूछ करके ही लाता है वो, तो फिर कैसे लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा कैसे सकता है? ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा कह रहा है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के मामले में अत्यंतिक वीटो का उपयोग कर सकता है, जो कि गलत है। ये राष्ट्रपति केवल करते हैं। ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट, यानी सभी स्टेटमेंट गलत हैं, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट आपका गया। ठीक है, चलिए अब चौथे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्न सदन तथा उच्च सदन दोनों से आरंभ हो सकता है, या ये पूछ रहा है किसी विधेयक के बारे में निम्न सदन या उच्च सदन से आरंभ हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? चलिए इसमें नंबरिंग नहीं संभवतः की गई है, चलिए मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ आप लोगों का। चलिए पहला कह रहा है स्टेटमेंट, जस्ट अ मिनट, पहला है आपका, और ये फिर दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो, और ये तीसरा, 3 स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपके यहाँ पर, 3 स्टेटमेंट दे रहा है।
चलिए मैं पढ़ता हूँ एक एक स्टेटमेंट, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बताना आपको है कि निम्न सदन या उच्च सदन दोनों से आरंभ हो सकता है, तो किसके बारे में कह रहा है, और ये आपको ऑप्शन देखना है और फिर उसके बाद में आपको जवाब देना है, विकल्पों का चयन करना है। धन विधेयक के बारे में है या संसद द्वारा साधारण विधेयक के बारे में बात कह रहा है, ऊपर जो बातें सब कही गई हैं, या राज्य विधान विधायिका से साधारण विधेयक के बारे में सारी बातें कही गई हैं, या संविधान संशोधन के बारे में सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, यानी ये जो ऊपर बातें बताई गई हैं सारी दोस्तों, ये किसके बारे में कही जा रही हैं, ये प्रश्न का जवाब देना है आपको। आइए देखते हैं प्रश्न को और सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है दोस्तों, यदि इसका आरंभ उच्च सदन से होता है, यदि इसका आरंभ उच्च सदन से होता है और निम्न सदन को भेजा जाने के बाद, निम्न सदन को भेज देने के बाद, यानी भेजने के बाद वह उसे खारिज कर देता है ना, तो विधेयक उच्च सदन के पास वापस नहीं जाता और वह समाप्त हो जाता है। तो किस विधेयक के बारे में ऐसा कह रहा है, यदि इसका आरंभ उच्च सदन से होता है और निम्न सदन को भेजा जाने पर वह उसे खारिज कर देता है। ठीक है, कौन, निम्न सदन को भेजे जाने पर उसे खारिज कर देता है, तो विधेयक उच्च सदन के पास वापस नहीं जाता है और वहीं समाप्त हो जाता है। तो यह संसद के बारे में स्टेटमेंट कैसा है, सही है या गलत है, चलिए विचार करते हैं। अगला स्टेटमेंट जो कह रहा है, यदि विधेयक निम्न सदन से आरंभ हुआ हो और देखिए ये क्या है, अगर ये कह रहा है उच्च सदन से आरंभ होता है, तो देखो धन विधेयक तो हो ही नहीं सकता है। पहला स्टेटमेंट आपको नीचे था धन विधेयक, ठीक है, अभी मैंने पढ़ा था धन विधेयक, तो धन विधेयक तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि धन विधेयक कभी भी निम्न सदन से ही शुरू होता है, उच्च सदन से नहीं प्रारंभ होगा। अगला स्टेटमेंट जो कह रहा है, ये यदि विधेयक निम्न सदन से आरंभ होता है और उच्च सदन उसे खारिज कर दे, तो विधेयक समाप्त नहीं होता, विधेयक दूसरी बार पारित किया जा सकता अथवा निम्न सदन से उच्च सदन को भेजा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर दोबारा पारित होने की बात की, तो यानी यह भी धन विधेयक तो नहीं हो सकता है कम से कम। ठीक है, और साधारण विधेयक के बारे में भी नहीं हो सकता है ये। अगला क्या कह रहा है, यदि कोई संयुक्त बैठक नहीं होती क्योंकि निम्न सदन की शक्तियां अपरिहार्य व अधिभावी हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके दिए गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट और भी था यहाँ पे, चौथा स्टेटमेंट के रूप में, निम्न सदन या उच्च सदन दोनों से आरंभ किया जा सकता है, तो भाई धन विधेयक ये भी नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है किसके बारे में, ये चारों स्टेटमेंट जो कहे गए हैं दोस्तों, यहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट होगा, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 से ये शुरू हो रहा है, नंबर 2 यहाँ पर होगा आपका, और इस तरह से कुल 4 स्टेटमेंट आपके बनेंगे। ठीक है, 4 स्टेटमेंट बने हैं ये आपके 4 स्टेटमेंट। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पर समाप्त हो रहा है, ये तीसरा यहाँ तक आपका है, चौथा ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से है। ठीक है, चलिए अब ये चारों स्टेटमेंट किसके बारे में कह रहा है, तो जरा हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। पहला कह रहा है आपका एक धन विधेयक, तो धन विधेयक मैंने बार बार आपसे कहा धन विधेयक तो हो ही नहीं सकता यह। और फिर कह रहा है संसद का साधारण विधेयक, तो संसद का साधारण विधेयक होने की कोई व्यवस्था है इसमें। देखिए इसमें कह रहा है, जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, तो ये जो है कभी भी ये साधारण विधेयक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत होगा। फिर कह रहा है राज्य विधायिका का साधारण विधेयक है, और फिर दूसरा कह रहा है यह संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं है, ये केवल राज्य विधायिका द्वारा साधारण बहुमत में विधेयक है। ठीक है, यह ठीक है, क्योंकि आपको निम्न सदन या उच्च सदन से प्रारंभ हो सकता है, इस नाते यह धन विधेयक नहीं होगा, इस स्टेटमेंट दे रहा था। और संसद द्वारा साधारण विधेयक नहीं है क्योंकि संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि मैंने बताया राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और जबकि यहाँ पर एक शब्द देखिए कह रहा है कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, तो नई संयुक्त बैठक होगी तो किस में नहीं होती है संयुक्त बैठक, राज्य वहाँ पर केंद्र में तो होती है, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब साधारण विधेयक पर भी नहीं हो सकता ये निश्चित तौर से। ठीक है, बैठक नहीं होती है क्योंकि निम्न सदन की शक्तियां अपरिहार्य हैं, तो यहाँ पर तो होती है ना भाई, वहाँ पर तो होती है, केंद्र में होती है, यानी कि संसद में होती है, यही राज्य विधानमंडल में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान तो नहीं है। तो इस नाते यही आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थोड़ा समझ से प्रश्न करेंगे तो निश्चित तौर से आसानी से आप जवाब दे ले जाएंगे। प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में आपको घुमाने वाले आएंगे जिनमें कुछ नहीं होगा, बशर्ते आप थोड़ी सी बारीकी से प्रश्न को समझते हुए सॉल्व करें। कह रहा है अगला 5वां प्रश्न है, यदि राज्य विधायिका
पुनर्विचार के बाद साधारण विधेयक को दूसरी बार भेजती है। यदि राज्य विधायिका पुनर्विचार के बाद साधारण विधेयक को दूसरी बार भेजती है, ठीक है, तो राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु समान परिस्थितियों में संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति बाध्य है। ये स्टेटमेंट आपका दे रहा है कि आपको बताना है इसमें से कि सही क्या है। तो जरा देख लीजिए, इसमें कह रहा है यदि राज्य विधायिका पुनर्विचार के बाद साधारण विधेयक को दूसरी बार भेजती है, ठीक है, यानी एक बार वापस आ चुका है, दोबारा भेजती है। कौन? राज्य विधायिका पुनर्विचार के बाद साधारण विधेयक को दूसरी बार भेजती है, तो राज्यपाल अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु समान परिस्थिति में संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति बाध्य है। ठीक है, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है वो अगर साधारण विधेयक जो है दोबारा अगर पारित होकर के चला जा रहा है लोकसभा से, ठीक है, तो उसको दोबारा उसको बाध्य होता है। लेकिन ये राज्य विधानमंडल के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल पे बाध्यकारी नहीं है। राज्यपाल चाहे आप दोबारा भी अगर साधारण विधेयक को लेकर के चले जाते हैं तो उस पर सहमति नहीं देता है, तो उसके लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है राज्यपाल बाध्य नहीं है। साधारण विधेयक अगर राज्यपाल के पास जाता है तो वो उसकी दोबारा विचार करने के लिए करके विधानसभा भेजती है, तो उसके लिए बाध्य नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं अगर दोबारा चला जाता है। अगर केंद्रीय विधानमंडल दोबारा साधारण विधेयक को दोबारा उनके पास स्वीकृति के लिए भेज देता है तो जरूर चला जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कारण बताइए। ठीक है, पहला सही हो गया। अपनी सहमति देने के विकल्प के अतिरिक्त उसके पास विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेने का विकल्प भी होता है। बिल्कुल कह रहा है, ये सही स्टेटमेंट है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तो जो भी आंसर आपका इससे जुड़ा हुआ होगा वो सही हो जाएगा। कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है, सही कथन बताना है। सही कथन आपको बताना है इसमें से। पहला कह रहा है विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का ही सदस्य होता है। ये आपका स्टेटमेंट है। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना क्या है, जरा देख लेते हैं। इसमें कहा क्या है, सही कथन के बारे में कह रहा है। तो विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का सदस्य होता है। ये सही स्टेटमेंट है या गलत है? सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर मुख्यमंत्री द्वारा चयनित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है, जो कि गलत कह रहा है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर ये विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, बल्कि पूरा सदन करता है, विधानसभा मिलकर के करती है, जो कि स्टेटमेंट ये गलत हो जा रहा है। तीसरा कह रहा है विधानसभा का विघटन होने पर विधानसभा अध्यक्ष को अपना पद त्याग तत्काल प्रभाव से रिक्त करना होता है। विधानसभा का विघटन होने पर विधानसभा अध्यक्ष को अपना पद तत्काल प्रभाव से रिक्त नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी स्टेटमेंट यह भी बिल्कुल गलत दे रहा है आपका। क्यों? क्योंकि जब तक अगला स्पीकर चुन नहीं लिया जाता तब तक वो पद से अपने नहीं इस्तीफा देते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको पहला स्टेटमेंट ही केवल सही लग रहा है। यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष की भांति निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल है भाई, यहाँ नहीं कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सभी गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद के सृजन या उत्सादन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक भूमिका होती है? देखिए प्राथमिक भूमिका कह रहा है, यहाँ पर ध्यान रहे आपको, प्राथमिक भूमिका कह रहा है किसी राज्य के किसकी सृजन, राज्य विधान परिषद के सृजन में किसकी प्राथमिक भूमिका होती है? तो राज्यसभा की होती है क्या? नहीं होती है। लोकसभा की होती है क्या? नहीं, प्राथमिक भूमिका नहीं होती है इनकी। राज्य विधानसभा की प्राथमिक भूमिका बिल्कुल होती है, और राज्य के मुख्यमंत्री की भी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल जो करेक्ट हो जाएगा राज्य विधानसभा का हो जाएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट आपका। ठीक है, क्यों? राज्य विधान इसमें क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं आपको कि राज्य विधानसभा अपने 2/3 बहुमत उपस्थित सदस्यों के बहुमत से अगर विधेयक पारित कर देती है विधानसभा कि हमको विधान परिषद का गठन करना है या समाप्त करना है, तो संसद उसी आधार पर ये गठन कर देती है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधानमंडल के धन विधेयक के विषय में क्या सही है। धन विधेयक के बारे में सही है आपको बताना है, धन विधेयक के बारे में सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है सही पूछा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो कह रहा है ऐसे विधेयक को धन विधेयक में प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। कह रहा है ऐसे विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है भाई कि राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है, बिना राज्यपाल की स्वीकृति के तो बिल्कुल धन विधेयक नहीं जा सकता है। चलिए स्टेटमेंट सही गया और सही बताना भी था आपको। चलिए अगला कह रहा है धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है भाई, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक केवल विधानसभा में 198 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि धन विधेयक केवल जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल 198 थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कोई एक सही लगता है, कई सारे सही हैं क्या। चलिए अगला देखते हैं, विधान परिषद धन विधेयक पर संशोधन की संस्तुति कर सकती है। विधान परिषद नहीं, विधान परिषद संस्तुति कर सकती है भाई। हाँ उसकी संस्तुति कर सकती है, स्वीकार करना ना करना ये जो है विधानसभा के हाथों में है। संस्तुति तो कर सकती है, संस्तुति कर सकती है। तो यहाँ पर तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। तो फिर कोई नहीं, मतलब क्या रहा है, कोई नहीं। सत्य के बारे में पूछा, प्रश्न पूछा था आपका क्या सत्य नहीं है, तो भाई इसमें होना चाहिए कि क्या सत्य है पूछा है ना, यहाँ पर होना चाहिए सत्य नहीं है, तब इस कूट के आधार पर होगा। सत्य नहीं है तो यहाँ पर कोई नहीं सत्य नहीं है, यानी सभी सत्य हैं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट थे, आपको पहला दूसरा तीसरा सभी सही सवाल थे आपके। यहाँ पर प्रश्न के मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी त्रुटि हो गई थी। प्रश्न पूछा है आपका कि कौन सा सही है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था कौन सा सही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है आपका स्टेटमेंट। तो इस आधार पर ये आप सुधार कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो ये तो सबको याद होगा दोस्तों। पहला क्या रहा है, क्या सुचिता कृपलानी, दूसरा कह रहा है विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा कह रहा है नंदी सतपथी और चौथा कह रहा है सरोजनी नायडू। तो निश्चित तौर से सुचिता कृपलानी थी पहली मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश को, यूपी को ये श्रेय प्राप्त हैं, जो कि 1963 से लेकर के 1967 तक मुख्यमंत्री जो रही हैं सुचिता कृपलानी जी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में इनको उपलब्धि प्राप्त है। यही चीज़ राज्यपाल के बारे में भी है, पहली राज्यपाल जो है भारत की जो सुचिता कृपलानी रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की भी रही हैं। तो दोनों बातें आपको पता होंगी। चलिए नहीं पता रही होंगी तो पता चल गई होंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको गलत मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं गलत स्टेटमेंट को कि कौन सा गलत है। कह रहा है एक सत्र में राज्य विधानमंडल की कई बैठकें हो सकती हैं। तो भाई इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल हो सकती हैं कई बैठकें राज्य विधानमंडल की। दूसरा कह रहा है विधानसभा विघटन के बाद विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। तो विधानसभा के विघटन के बाद लंबित विधेयक बिल्कुल, हाँ जी हाँ, समाप्त हो जाएगा। यह भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही है, समाप्त हो जाता है। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में अधिकतम 2 बार मिलना होता है। भाई नहीं, एक बार में कम से कम 2 बार होता है। यहाँ अधिकतम लिख रहा है, यहाँ कम से कम होना चाहिए, कम से कम मिलना होता है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, इनमें से कोई नहीं स्टेटमेंट दे रहा है। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट आपका तीसरा ही गलत है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्य की विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कह रहा है संबंधित राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत द्वारा इसके गठन या विघटन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। संबंधित राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत द्वारा इसके गठन या विघटन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। यार ये तो साधारण बहुमत से नहीं ना, ये तो विशेष बहुमत से होगा ना, विशेष बहुमत से। तो ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। कथनों में से आपको बताना कौन सा सही है। तो पहला गलत हो गया दोस्तों। विधानसभा साधारण बहुमत द्वारा इसके गठन या विघटन का प्रस्ताव पारित कर सकती है, गलत है। साधारण बहुमत से कर सकती है कौन, संसद कर सकती है, ठीक है। राज्य विधानमंडल में बहुमत, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से
पारित होगा तभी ये फिर संसद साधारण बहुमत से कर लेगी, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है एक परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या संसद द्वारा तय की जाती है। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे सही है मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब राज्य की विधानसभा है ये अपने 2/3 बहुमत से किसी विधेयक को पारित करती है कि विधानसभा हमारे यहाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसमें जो है संसद इसकी स्वीकृति प्रदान कर देती है। ठीक है, ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 169 के तहत ये संसद को शक्ति प्राप्त है कि राज्य विधानमंडल का गठन वो कर सकती है। ठीक है, अब लेकिन कितनी सदस्य संख्या होगी, वास्तविक सदस्य संख्या का जो निर्धारण है वो संसद ही करती है, संसद ही पर मतलब सदस्यों की संख्या का निर्धारण करती है। तो ये पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन आपका दे रहा है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन केवल बी ऑप्शन राइट है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 12 नंबर का प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला देखिए क्या स्टेटमेंट कह रहा है, राज्य विधायिका राज्य की विधान परिषद की समाप्ति और सृजन से संबंधित विधेयक को पेश नहीं कर सकती। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तो पेश कर सकती है ना। राज्य विधायिका राज्य विधान परिषद की समाप्ति और सृजन से संबंधित विधेयक को पेश नहीं कर सकती, स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे। दूसरा कह रहा है संसद विशेष बहुमत पारित कर विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। संसद विशेष बहुमत, अरे भाई संसद विशेष बहुमत से कहाँ करता है, संसद तो साधारण बहुमत से होता है, राज्य विधानमंडल विशेष बहुमत से करता है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यानी कि इस प्रकार से आपका ये स्टेटमेंट गलत, दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कोई जरूर दिया होगा, कोई नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई नहीं सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का, कह रहा है राज्य विधानमंडल के धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्य विधानमंडल के धन के बारे में बताना है, धन विधेयक के बारे में बताना है, उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो धन विधेयक के संबंध में दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है ये अब आपको बताना है। पहले कह रहा है धन विधेयक किसी भी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है बशर्ते वह सदस्य केवल विधानसभा से संबंधित हो। अरे नहीं भाई, धन विधेयक कोई मतलब जो है प्राइवेट नहीं लाया जा सकता है, इसके लिए मंत्री का होना आवश्यक है। ठीक है, तो धन विधेयक किसी भी निजी सदस्य द्वारा नहीं लाया जा सकता, ये गलत बात कह रहा है, नहीं लाया जा सकता है, केवल मंत्रियों के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें से, ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब लेकर के चला आएगा धन विधेयक हो जाएगा। ठीक है, और राज्यपाल की अनुशंसा पर ही किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, किसी निजी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है धन, ये बात बिल्कुल जान लीजिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। दूसरा कह रहा है आपका दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि संविधान राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयक को आरक्षित करने का प्रावधान करता है। संविधान राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयक को आरक्षित रखने का प्रावधान करता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये राज्यपाल धन विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है या इसमें रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु रख सकता है, परंतु वह राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये दूसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा और पहला वाला गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। ठीक है, किस अवधि तक रोक सकती है, तो ये बताना है आपको। कह रहा है 3 माह, 4 माह, 6 माह और 14 माह। तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है दोस्तों। स्टेटमेंट आपका ये चौथा मतलब दूसरा आपका सही हो जाएगा, 4 माह। अगला प्रश्न है आपातकाल में किसी राज्य विधान सभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा आप बात को। राज्य विधान परिषद जो है विधान सभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसकी संस्तुति पर। तो कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। राष्ट्रपति द्वारा नहीं होगा दोस्तों, राज्य के राज्यपाल द्वारा भी नहीं होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा भी नहीं होगा, संसद द्वारा होगा। आपात स्थिति में ये कार्यकाल को बढ़ा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों।
भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित हैं ये आपको बताना है। विधायिका में विधान परिषद एवं राज्यपाल, जी हाँ ये हैं विधान परिषद। ये केवल इसमें नहीं, आपको कोई एक बताना होगा क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि राज्यपाल ठीक है, राज्यपाल महोदय, इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद, ये क्या होते हैं, राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। उसी तरह से राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या मिलकर, ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाते हैं, यानी केंद्रीय संसद का गठन करते हैं। ये राज्य संसद का गठन होता है इनके द्वारा। तो यहाँ पर पहला कह रहा है, तो अभी थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, इस नाते त्रुटि हो जाएगा। अगला देखिए विधानसभा एवं विधान परिषद, तो ये भी है, राज्यपाल इसमें नहीं जुड़े हैं तो ये भी इनकम्प्लीट है। तीसरा विधानसभा एवं राज्यपाल, तो ये भी इनकम्प्लीट है। अगला अगर राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व, यानी विधान परिषद का जहाँ अस्तित्व हो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है आपका। तो चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है राज्य की संचित निधि का संचालन, ये आपको बताना है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, कह रहा है राज्य के राज्यपाल द्वारा, दूसरा कह रहा है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, तीसरा कह रहा है राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, और चौथा कह रहा है राज्य के विधानमंडल द्वारा। तो चलिए जवाब दीजिए फटाफट, ये किसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए धन की बात कह रहा है, संचित निधि पर कौन कर्ज निकाल सकता है संचित निधि से, तो ये आपको बताना है कि किसके द्वारा ये किया जाएगा आपका। तो देखिए संचित निधि पर अधिकार किसका होता है, देश की संचित निधि का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, वो संसद का अधिकार होता है। ठीक है, संसद निकाल सकती है। तो निश्चित तौर से राज्य के बारे में कह, राज्य की संचित निधि का बात, तो राज्य की जो संसद होगी वही करेगी। तो राज्य की संसद को क्या कहा जाता है, राज्य विधानमंडल। तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी चौथा बिल्कुल हो जाएगा। अनुच्छेद 266 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल से, है ना, राज्यपाल जो है, राष्ट्रपति जो है, जो केंद्रीय संसद से राष्ट्रपति जो है निकाल सकते हैं इससे, जो संसद जो संचित निधि का उल्लेख जो है अनुच्छेद 266 में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि का उल्लेख किया गया है, केंद्रीय संचित निधि का उल्लेख 266 में किया गया है। चलिए आगे बाकी आप देखिए, राज्य की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है, ये ऑप्शन क्वेश्चन आपके लिए है, जो कि जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है, कितनी आयु की गई है, किसके लिए, विधानसभा के सदस्यों के लिए। कह रहा है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं है। तो कितनी निर्धारित की गई विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों, तो निश्चित तौर से जो लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है वही विधानसभा के सदस्यों की आयु है 25 वर्ष। और सेकेंड लास्ट 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है, यानी कि विधान परिषद के गठन करने की, स्थापना करने की यानी गठन करने की, और रद्द करने की कौन सी विधि बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है। पहले अगर लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, तो भाई ये साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव तो है, लेकिन उसके पहले राज्य विधानमंडल की जो है विशेष बहुमत से स्वीकृति होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी कंप्लीट नहीं लग रहा है, और प्रश्न देख लेते हैं, और भी ऑप्शन देख लेते हैं, तब बताते हैं इसका जवाब। संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण सहमति से पारित प्रस्ताव, और तीसरा कह रहा है संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित प्रस्ताव। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा भी बिल्कुल गलत होगा, पहला भी गलत गया। अगला कह रहा है लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बचता क्या है आपका जो ऑप्शन बचता है वो बचता है क्या कह रहा है, संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से, संबंधित राज्य के पूर्ण बहुमत से कह रहा है यहाँ पर पारित प्रस्ताव। तो यहाँ पर संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, यही तो होना ही चाहिए भाई। और इसमें क्या कह रहा है, संबंधित राज्य की तीसरा कह रहा है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से
पारित प्रस्ताव, तो ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर यही होगा, क्योंकि साधारण बहुमत से नहीं होता। यहाँ पर क्या कहेगा, साधारण बहुमत से संसद में होगा और यहाँ पर विशेष बहुमत होना चाहिए था, तो ये गलत ऑप्शन दे रहा है, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको जो है शब्द जो जुड़ना चाहिए था, नियमता यही होना चाहिए था कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, और साथ ही साथ इसमें आपको मेंशन होना चाहिए था संसद द्वारा पारित विधि द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा पारित विधि द्वारा, और विधि नहीं, यहाँ पर संसद द्वारा साधारण बहुमत होना चाहिए था। ठीक है, संसद द्वारा साधारण बहुमत। ठीक है, तो ये बात है, बस इतना सुन लीजिए आप लोग, अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए अपनी बात को, माइंड सेट कर लीजिए कि अगर राज्य विधानमंडल का गठन, विधान परिषद का गठन करना है तो उसके लिए जो राज्य की विधानसभा है उसका 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से स्वीकृति होनी चाहिए। ठीक है, और संसद तब साधारण विधि से उसको कानून अपना बना सकती है। ये कुल बात यहाँ पर है। चलिए, अगर लास्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो चलिए, ये प्रश्न का डिटेल मैंने जवाब दे दिया है पिछले प्रश्न में, लेकिन फिर यहाँ दे देता हूँ। यूपी में बिल्कुल है, एमपी में, बिहार में, कर्नाटका में, तो बिहार और कर्नाटका में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। कहाँ कहाँ पर है मैं एक बार बता दे रहा हूँ, यूपी में है, बिहार में है, ठीक है, बिहार में है, और इसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, और इसी से बटा दूसरा राज्य जो है तेलंगाना में है। ठीक है, 4 हो गए। फिर कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, इसके अलावा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। तो ये कुल 6 राज्य हैं। पहले, इसके पहले जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में था, जिसे 2019 में ख़त्म कर दिया गया है। वर्तमान समय में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद विधानमंडल द्विसदनीय है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज 20 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और भी जान लीजिए कि द्विसदनीय विधायिका जो है, इसे जो कहा क्या जाता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो द्विसदनीय विधानमंडल वाले जितने भी राज्य आपके, जो मैंने 6 अभी बताए हैं आपको, इन राज्यों को बाई कैमरल स्टेट के नाम से जाना जाता है। मैं लिख दूं यहाँ पे, बाई कैमरल स्टेट किसे कहा जाता है? तो यही 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 6 राज्य जो हैं इनको बाई कैमरल स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए, जो कि मुझे बतानी थी और मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेगमेंट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपकी मदद करेगा और आपको राज्य विधानमंडल की समझ बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपना साथ, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम प्रयास करते रहते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ विशेष और चैनलों से भिन्न कुछ चीज़ें दे पाएँ जो कि आपकी सफलता में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।